हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चौहान सर क्लासेस। और आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियाँ। एक्चुअली 10 इसमें इसलिए लिखा है क्योंकि दूसरी बुक का फर्स्ट चैप्टर ही है ये। देन इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या है राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियाँ। तो चैप्टर के थोड़े नाम को समझते हैं। यहाँ पे नाम में लिखा है राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियाँ। तो भाई पहले हमें ये पता होना चाहिए राष्ट्रीय निर्माण का मीनिंग क्या है। राष्ट्र का मतलब होता है देश, मतलब देश बनने के टाइम कौन कौन सी चुनौतियाँ, चुनौतियों का मतलब होता है चैलेंजेस। कौन कौन से हमारे पास चैलेंजेस आए थे। तो यानी कंट्री जब हमारी मेक कर रही थी, बन रही थी, उस टाइम हमारे पास किस टाइप के चैलेंजेस है, इन सबको हमें जानना है। चुनौतियाँ कौन कौन सी हमारे पास आई थी। तो भाई हम इसे देखते हैं एक बार। यहाँ पे इंट्रो पढ़ते हैं पहले कि इंट्रो के अंदर क्या क्या है। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा, आपको पता होना चाहिए हमारे देश का संविधान किसने बनाया है। संविधान सभा के द्वारा ही हमारे देश का संविधान बनाया गया है। ये बात आप सबको अच्छे से पता ही होगी क्योंकि हमेशा बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है, जबकि ये गलत है। उनका भी हस्तक्षेप था, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हमारा संविधान किसने बनाया, तो संविधान सभा ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया है। आगे, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला भाषण, ट्विस्ट विद डेस्टिनी भाषण के रूप में जाना गया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद, मतलब आज़ादी के तुरंत बाद, स्वतंत्र भारत को कई चुनौतियों का समाधान की आवश्यकता था। जैसे देश को एकीकृत राष्ट्र बनाना, मतलब देश को एक साथ रखना, विकास करना देश का, लोकतांत्रिक प्रथाओं का, जो पुरानी प्रथाएं चल रही थी उनका विकास करना, आर्थिक विकास करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। एंड भारत और पाकिस्तान से लेकर बहुत सारी नीतियां थी, उनका विकास करना, कल्याण सुनिश्चित करना। कल्याण मतलब बहुत सारे वेलफेयर काम करने थे। बेरोजगारी, मोहम्मद अली जिन्ना, और अभी बहुत सारी इसमें अलग अलग चीज़ें थी। दो ही राज्य सिद्धांत आया था, आपको पता है। यहाँ पे टू नेशन थ्योरी भी कहा जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू को। इसमें इस बात को ये बताया गया है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं। इसमें पहली लाइन में लिखा था 14-15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है। फर्स्ट वर्ड में ही ये बात समझाई गई यहाँ पर। तो भाई 14-15 क्यों लिखा है। कहने का मतलब ये 14th को तो बेटा आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या हुआ। 14th को ही पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया था, लेकिन भाई भारत की बात आती तो भारत 15 को आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त को। इसलिए 14 और 15 दोनों बोला जाता है यहाँ पर। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। एंड अब आगे बात करते हैं हम लोग। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि धार्मिक राष्ट्र निर्माण और इसकी समस्याओं के नए देश के लिए चुनौतियाँ। मतलब यहाँ पर ये इस पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि भाई जो हमारा धार्मिक राष्ट्र निर्माण, यानी आपको पता होना चाहिए जो हमारा राष्ट्र बना था इसके अंदर किस प्रकार की नई नई समस्याएं बाहर आई थी। इन सब के बारे में हमें जानना है। तो देखते हैं, देखो ध्यान से सारे के सारे। बहुत सिंपल टॉपिक है, बस ध्यान देखना है इधर, और कुछ नहीं है। अगस्त 1947 में, जहाँ से 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यानी 1947 में भारत जैसे ही आज़ाद हुआ तो भारत के सामने 3 चैलेंजेस आ गए, 3 चुनौतियां आ गई। जिसमें पहली तत्कालिक चुनौती है समाज में विविधता के अनुरूप एकजुट राष्ट्र निर्माण करना और गरीबी बेरोजगारी को खत्म करना। यहाँ पर सबसे पहले चीज़ आई थी, आपको पता है इंडिया एक विविध कंट्री है, मतलब एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वाली कंट्री है। क्योंकि यहाँ पर हर धर्म का व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैनिज्म, सारे धर्म के लोग रहते हैं। अलग अलग धर्म के लोग, इन सबको एक जगह रखना था इंडिया के अंदर। तो ये बहुत मुश्किल काम था क्योंकि उस टाइम हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। साथ साथ गरीबी बेरोजगारी भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा थी, इसको भी क्या करना था, ख़त्म करना था। दूसरी चुनौती, पहला चैलेंज आप सबको समझ में आ गया कि अलग अलग धर्म के लोगों को एक साथ रखना है, किसी प्रकार का दंगा फसाद करे बिना। दूसरी चुनौती यहाँ पर थी लोकतंत्र की स्थापना। भारत पहली बार, आपको पता होना चाहिए, 1952 में इलेक्शन कराने वाला था। उससे पहले भारत ने इलेक्शन करवाई नहीं थी क्योंकि भारत इंडिपेंडेंट नहीं था इतना। भारत इंडिपेंडेंट हुआ तो भारत के पास इतनी बड़ी पब्लिक थी। अब भाई इतनी बड़ी पब्लिक को इलेक्शन कराना आसान बात तो था नहीं। और दूसरी सबसे चीज़, भारत को लोकतंत्र स्थापित करना था, क्योंकि लोकतंत्र हमने बोला था कि इंडिया कैसी कंट्री रहेगा, डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी। तो यहाँ पे एक चैलेंज ये आ गया था। उसके बाद आगे तीसरी चुनौती, पूरे समाज का विकास कल्याण सुनिश्चित करना, ना कि केवल कुछ श्रेणियों का। यहाँ पर क्या बोला गया कि समाज में जितने भी कैटेगरी हैं, जितने भी समाज हैं, उन सबके लिए कल्याणकारी कार्य। कल्याणकारी कामों का मतलब ये होता है उन सबके लिए लाभकारी कार्य, जिनसे उन सबको क्या हो, लाभ हो, सारी श्रेणियों को। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जिनका विकास नहीं हुआ था। आगे बात करते हैं विस्थापन। भाई विस्थापन समझना है यहाँ पर क्या है।
14-15 अगस्त 1947 को दो राष्ट्र, दो राष्ट्र का मतलब होता है एक तो बना इंडिया और एक दूसरा बना पाकिस्तान। यहाँ पर दो राष्ट्र में ये समझाना चाहता है। भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए, आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान पहले कंट्री थी, फिर उसके बाद इंडिया का ये पार्ट अलग हो गया जिसको पाकिस्तान के नाम से जाना गया। 14 अगस्त 1947 को ये अस्तित्व में मतलब एक्टिव हुआ था। दोनों पक्षों में लाखों लोगों ने अपना घर, जान, संपत्ति खो दी और धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया। यहाँ पर ये बात समझाई जा रही है कि भाई देखो, यहाँ पर जो लोग इंडिया में थे और जो लोग पाकिस्तान में थे, जो मान लो पाकिस्तान का कोई पर्सन है, वहाँ पर कोई हिंदू रह रहा है। कौन रह रहा है? कोई हिंदू रह रहा है। सपोज करते हैं हम कि भाई एक पर्सन है, वो कहाँ रह रहा है? वो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है। पाकिस्तान के अंदर रह रहा है, तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि भाई वो हिंदू है और वो रह पाकिस्तान में रहा है, तो उसको इंडिया भेजा गया। और कोई इंडियन है, वो यहाँ पर मुस्लिम है, तो उसको पाकिस्तान, यानी कहने का मतलब है पाकिस्तान में अगर हिंदू हुआ तो उसको इंडिया भेजा जा रहा था, और इंडिया में कोई मुस्लिम हुआ उसे पाकिस्तान भेजा जा रहा था। तो ऐसे क्या बहुत सारे लोगों को अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। जान, आपको पता है लोगों को मारा काटा जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही उस टाइम कहा जाता है खून खराब हुआ था, बहुत सारे लोग मरे थे, बेफालतू की लोगों को सज़ा मिल रही थी, और बहुत सारे लोगों की जिनका कोई कारण ही नहीं था जान लेने का, उन लोगों की भी जान चली गई थी। कहने का मतलब मेरा ये है। आगे, खान अब्दुल गफ्फार, भाई बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अब्दुल गफ्फार। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से पूछा जाता है। एक मार्क्स में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि सीमांत गांधी के नाम से किस व्यक्ति को जाना गया था। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, खान अब्दुल गफ्फार ये एक ऐसा पर्सन था, एक तो इंडिया में गांधी थे और एक ये पर्सन थे जिनको गांधी जी का टाइटल दिया गया था, बिल्कुल गांधी की सोच रखते थे, इसलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर बताया गया है कि उनके विरुद्ध के बावजूद पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है NWFP, इसका मतलब होता है नॉर्थ पश्चिमी सीमांत प्रांत, यानी नॉर्थन वेस्टर्न की जो स्टेट्स हैं। नॉर्थन वेस्टर्न की बात करें तो बेटा इंडिया का जम्मू कश्मीर वाला पार्ट और राजस्थान वाला पार्ट, इन दोनों के बीच वाले जो पार्ट हैं, इनके नेता। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें। यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा है कि और कैसे बिल्डअप हुआ। भाई पहला आपने समझ लिया धार्मिक कारण था, दूसरा क्या था? विभाजन के परिणाम स्वरूप, कि भाई जब इंडिया का और पाकिस्तान का सेपरेटेशन हो गया, देन आफ्टर क्या होता है? तो यहाँ पर बताया गया फर्स्ट लाइन में कि 1947 में मानव इतिहास में सबसे बड़ा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ही, कि सबसे बड़ा, सबसे अचानक और अनियोजित, अनियोजित मतलब जिसकी प्लानिंग ना हो उसको कहा जाता है अनियोजित। क्या भाई? जिसकी प्लानिंग ना हो उसको क्या बोला जाता है? अनियोजित। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब बात करते हैं हम, ठीक है? आगे, अनियोजित का मतलब जिसकी प्लानिंग ना हो। अब इसमें बोला जा रहा है कि और दुखद जनसंख्या स्थानांतरण का वर्ष था। यहाँ पे बोला जा रहा है विभाजन का रिजल्ट क्या रहा, लोगों के अलग होने का। तो रिजल्ट ये हुआ सबसे बड़ा, सबसे अचानक, अनियोजित मतलब बिना प्लानिंग के एक बहुत बड़ी जनसंख्या को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करा गया। सीमा के दोनों ओर अल्पसंख्यकों ने अपना घर छोड़ दिया। अल्पसंख्यकों का मतलब मैंने आपको अभी भी समझाया कि जैसे मान लो एक बहुत हिंदू इलाका है कोई, वहाँ पे कोई एक मुस्लिम कम्युनिटी का पर्सन है, तो उसको जगह छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा था। और पाकिस्तान के इलाके में कोई ऐसा पर्सन है जहाँ पे आसपास पाकी लोग हैं, यानी पाकिस्तानी लोग हैं, और वो वहाँ पर अगर हिंदू है तो उसे इंडिया आना पड़ा था। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी पीपल थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाया जाने दिया जा रहा था एक। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम आगे कि इसमें और क्या बोला गया था। यहाँ पे बोला गया था शरणार्थी शिविरों। शिविरों का मतलब यहाँ पर ये था, देखो जो लोग है ना भटक गए थे या घर नहीं जा पा रहे थे, तो उनके लिए शिविरों को बनाए। शिविरों का मतलब ये होता है कि रहने के लिए एक जगह बनाई गई थी। बट ये अस्थायी शरण ली, अस्थायी मतलब जहाँ पर वो जिंदगी भर नहीं रह सकते थे, उनका घर बार छूट गया, तो वहाँ पे वो रुक सकते थे कुछ टाइम के लिए। महिलाओं का अक्सर अपहरण किया जाता था, मतलब महिलाओं की किडनैपिंग होने लग गई, क्योंकि एक धर्म वाले किसी दूसरे धर्म वाले के जो पर्सन होता था, उसके परिवार की जो महिलाएं वुमेन्स होती थी, उनको किडनैप अक्सर कर लिया करते थे। उस टाइम में ऐसे ही हालात थे, उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ ही उन पर हमला किया जाता था, अटैक भी कर दिया जाता था, उन्हें मार भी दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा खून खराबा फैल रहा था।
उन्हें जबरन दूसरे धर्मों में परिवर्तित, अगर कोई हिंदू है तो उसे मुस्लिम बना दिया, कोई मुस्लिम है तो उसे हिंदू बना दिया, यानी ज़बरदस्ती एक पर्सन को दूसरे धर्म में और दूसरे पर्सन को तीसरे धर्म में ट्रांसफ़र कर रहे थे, कहने का मतलब मेरा ये है। आगे बात करते हैं। राजनीतिक प्रशासनिक मशीनरी विफल रही, जान-माल का भारी नुकसान हुआ और धार्मिक हिंसा चरम पर पहुँच गई। धार्मिक हिंसा बहुत बड़ा पॉइंट है। धार्मिक हिंसा का मतलब है लोग है ना सिर्फ़ धर्म के नाम पर, क्या भाई, लोग सिर्फ़ धर्म के नाम पर ही इतना भड़का पा रहे थे कि लोग थोड़ी-सी बात को लेकर भी एक-दूसरे से लड़ाई करने को तैयार हो गए थे। तो इसे बोला जाता है धार्मिक हिंसा चरम पर, मतलब लोग धर्म के आधार पर लड़ाई करने पीक पर पहुँच गए थे। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि देखो, राजशाही राजशाही राज्यों का एकीकरण। यहाँ पर वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि राजशाही राज्यों, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ तो ध्यान से सुनना। ब्रिटिश भारत में दो प्रकार के प्रांत थे, मतलब प्रांत का मतलब होता है ब्रिटेन के अंदर दो प्रकार के स्टेट हुआ करते थे। ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो सीधा ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित होते थे, मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंदर भी दो प्रकार के स्टेट चलते थे। एक तो वो स्टेट होते थे जिनको जो यूके की गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट रूल करती थी, मतलब सीधा ब्रिटेन की गवर्नमेंट के टच में होते थे। और एक रियासतें, रियासतें का मतलब क्या होता है, जिन पर भारतीय राजाओं का शासन होता था। आपको पता है उस टाइम राजा महाराजा हुआ करते थे। अब यहाँ पर राजा, एक स्टेट वो होते थे यूके के द्वारा जो डायरेक्ट रूल हो रहे थे, और एक वो होते थे जहाँ पे वो राजा से कनेक्टेड थे, मतलब राजा पब्लिक से कनेक्टेड है और राजा से कौन कनेक्टेड है, यूके की गवर्नमेंट कनेक्टेड है। स्वतंत्रता उनमें से कई भारतीय संघ में शामिल हो गए। त्रावणकोर, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर ने शुरू में भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। मतलब उनने ये कहा था, जैसे बहुत सारे स्टेट हैं जो इंडिया के अंदर मिल चुके थे आफ्टर इंडिपेंडेंसी, बट कुछ ऐसी जगह थी जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी क्योंकि वो रियासतें थी। आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर 565 रियासतें थी, जिसे रजवाड़े भी बोला जाता है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे थे जो भारत के अंदर आना ही नहीं चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल त्रावणकोर, हैदराबाद, हैदराबाद उस टाइम निज़ाम के अंडर था, बहुत पैसे वाला था निज़ाम। कश्मीर अलग स्टेट बोल रहा था कि मैं एक अलग कंट्री बनाऊंगा। मणिपुर, इन सब ने बोला कि हम भारत के संग में शामिल नहीं होंगे, इनकार कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आ गई होगी। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि राजशाही राज्यों का एकीकरण के बाद में उन्हें बहुत मुश्किल तरीके से भारत में ऐड करा गया। उसके पॉइंट ऑफ व्यू भी हम जानेंगे कि कैसे ऐड करा गया था। अगला पॉइंट, भाई हमारा जो अगला पॉइंट है यहाँ पर है सरकारी नीतियाँ। तो सरकारी नीतियों से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि तत्कालीन अंतरिम सरकार ने भारत को छोटे छोटे राजतंत्री राज्यों में विभाजित करने के खिलाफ कड़े कदम उठाए। भारत में क्या करा गया, एक अंतरिम सरकार को बनाया गया और भारत के अंदर छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित करने के खिलाफ कड़े कदम कि भाई हमें है ना क्या करना है, विभाजित नहीं करना, मतलब सेपरेटेशन नहीं करना, एक साथ रखना है। विभिन्न आकार सरकार की नीति 3 तत्व द्वारा निर्देशित होती है। अधिकांश रियासतें भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहती थी। मतलब उस टाइम रियासतें कितनी थी, 565। वो 565 की 65 रियासतें भारत संघ में शामिल होना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसी थी जो नहीं भी होना चाहती थी। तो सरकार कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करने की सुविधा के लिए तैयार है। देश की क्षेत्रीय सीमाओं का एकीकरण सबसे महत्वपूर्ण था, और उस टाइम सबसे बड़ी एक चीज़ थी चुनौती कि इंडिया को टूटने ना देना। मैंने आपको अभी-अभी ये बात बताई है कि जो चैलेंजेस थे उसमें सबसे पहला चैलेंज ये था कि इंडिया को यूनाइट रखना है, एकता में रखना है, एक जगह रखना है। उस टाइम धार्मिक आधार पे बहुत सारे कारण थे जिससे इंडिया टूट सकता था, और उस टाइम ये राजाओं के द्वारा जो रजवाड़े थे ये भी टूट जाते हैं। लेकिन कुछ माँग भी कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे अपनी नीतियाँ वगैरह बन के लालच भी दिया था उस टाइम। प्रिवी पर्स आप जानोगे भी आगे, प्रिवी पर्स वगैरह ऐसे बहुत सारे लालच दिए, तब जाके उन राजाओं ने कहीं जाकर आए, वोट भी कराए गए कहीं-कहीं पे, और कहीं-कहीं पे हमने दूसरे तरीकों का भी प्रयोग किया। आगे देखते हैं हम कि भाई आगे क्या है 5वां पॉइंट। तो 5वें पॉइंट में इस बात को समझाया गया, थोड़ा मैं स्मॉल कर देता हूँ ताकि ये ढंग से दिखे। हुँ, अब आप सबको थोड़ा-थोड़ा दिख रहा होगा, या फिर मैं आगे एक काम करूँगा, उसको बढ़ा दूँगा। एक्सेस टूल्स, अधिकांश राज्यों के शासकों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीबिशन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। मतलब यहाँ पर ये बोला गया था कि देखो इंडिया में शामिल होना है
तो उनको बोला था कि भाई रजवाड़े हैं जो वो रिटर्न में आए, रिटर्न में मतलब लिखत में आए, ताकि बाद में वो अपनी बात से मुकर ना जाए। तो भाई राज्यों ने क्या करा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीबिशन के ऊपर क्या कर दिया, साइन कर दिया था। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी अब आती है, लेकिन क्या हुआ उस टाइम कुछ ऐसे थे जिनने मना भी कर दिया था। जैसे भाई दस्तखत हर किए, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर का विलय बाकी राज्यों की तुलना में ज़्यादा मुश्किल था। मतलब कहने का मतलब है, ये चार स्टेट जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर भारत में जुड़े तो, लेकिन इनको विलय, विलय का मतलब रहता है इनको भारत के अंदर, इंडिया के अंदर ऐड करवाने में बहुत ज़्यादा क्या आई थी, हम लोगों को मुश्किल आई थी। शुरुआती प्रतिरोध के बाद, मतलब स्टार्टिंग में इन लोगों ने हमारा प्रतिरोध करा, हमें रोका, मतलब विरोध करा हमारा। लेकिन 1948 में एक सैन्य अभियान, मतलब आर्मी फोर्स के द्वारा हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय हो गया। कहने का मतलब ये है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ क्या था मामला। ये था वहाँ पर कि भाई हैदराबाद में जो पर्सन था वो था निज़ाम। हैदराबाद में था निज़ाम। आप मानोगे नहीं, निज़ाम इतना पैसे वाला था, बहुत ज़्यादा अमीर शासक था। उसके पास इतना पैसा था, वो इतना रिच पर्सन था कि वो अपनी खुद की कंट्री बना लेता, आराम से बना लेता। लेकिन वहाँ पर कहते हैं ना कि हम इंडिया हैं, तो कुछ तो बात होगी हमारे अंदर। तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने ये बात बोली कि भाई देखो, हैदराबाद इंडिया से अगर अलग हुए तो भारत को बहुत नुकसान होगा। इस चक्कर में क्या हुआ, भारत के ये जो काम सौंपा गया था एकता का, ये सौंपा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ये पूछा जाता है एक नंबर में कि भारत को जोड़ने का काम किसने करा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करा था। याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करा था। आगे बात करी जाए, जो निज़ाम था वो ऐड नहीं हो रहा था, वो कह रहा था मैं इंडिया से अलग रहूँगा। भारत ने बोला ठीक है, लेकिन भारत को एक पॉइंट मिल गया बाद में। भारत को एक पॉइंट मिला, ये लोग, इसमें क्या हो रहा था, निज़ाम के जो पर्सन से काम करने वाले लोग थे, उन्हीं में से एक सैन्य टुकड़ी ने क्या करा, किसानों के साथ बहुत ज़्यादा बेकार व्यवहार रखा। मतलब जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान थे, उनके साथ एक बहुत बुरा व्यवहार दिखाया। और भारत ने उसी टाइम ये बोला कि भाई देखो, जो हैदराबाद है उधर क्या हो रहा है, जो किसान कम्युनिटी है उनके साथ शोषण हो रहा है। और इसको मद्देनजर रखते हुए जो भारत है, यानी जो इंडिया है, इंडिया ने बोला कि मैं मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, मानव अधिकारों का मतलब होता है किसी पर्सन के ह्यूमन राइट्स, खुद के अधिकार। तो भारत ने बोला कि भाई देखो, मैं मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद के ऊपर अटैक कर रहा हूँ। और हैदराबाद के ऊपर अटैक करके निजाम को किस में ऐड करवा दिया, इंडिया में ऐड करवा दिया। तो ऐसे हमारे देश में हैदराबाद जुड़ा था उस वक्त। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे क्या कह रहा है भाई। अगले पॉइंट पे यहाँ पे बात बोली जा रही है, सितंबर 1949 में भारत सरकार ने मणिपुर के महाराज, मणिपुर के अंदर पहले भी आपको राजा महाराजा के रूल करता, तो कह रहे हैं तो 1949 में मणिपुर में भारत पर विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाने में सफल रही। दबाव मतलब बोला गया, पहले उनने मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमने बोला कि देखिए सर, ऐसी ऐसी बात है। उन्हें काफ़ी कुछ हमने बातें करी। बातें करने के बाद उनको थोड़ा डराया धमकाया भी कहा जाता है, लेकिन वो कन्फर्म नहीं है। बट उसके बाद क्या, मणिपुर ने बोला ठीक है, हम भारत की अंदर इन्वॉल्व, मतलब इंक्लूड होने के लिए रेडी हैं। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा में प्रवेश किए बिना ही ऐसा किया, मतलब वहां पर बिना पूछे ही ऐसा कर दिया गया था। आगे, ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर देखो, यहाँ पे लिखा राज्यों का पुनर्गठन। सबसे बड़ी बात यहाँ पर बोला गया, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहते हैं इंग्लिश में, राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, आपके पेपर में आ सकता है। तो राज्य पुनर्गठन का मतलब क्या है, राज्यों का पुनर्गठन मतलब राज्यों को बनाया गया था। यहाँ पर जो इंडिया थे, आप देखना, इंडिया के अंदर क्या थे, बहुत सारे स्टेट्स थे। इन स्टेट्स के जो नाम पड़े ना बेटा, किसी का आंध्र प्रदेश है, किसी का बेटा मुंबई था पहले, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह, ऐसे आप स्टेट देखते हो, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो इन सबको नाम नहीं दिया था पहले, इनका नाम बाद में दिया गया। बाद में मतलब कहा जाए, इतना भी बाद में नहीं, कि जो इंडिया है उसको काउंट करते हैं आज के टाइम में, आपको पता है 28 स्टेट है, लेकिन पहले 28 नहीं थे। तो 28 कैसे बने, तो भाई ये राज्यों के पुनर्गठन आयोग के बाद ये राज्यों की संख्या कम या ज़्यादा होने लग गई थी। समझाता हूँ कैसे, देखिए ध्यान से। हम्म, इसमें सबसे पहली बात ही लिखी है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी यहाँ पर कह रहा है
आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग को मान्यता दी थी। यहाँ पर ये बात बोला जा रहा है, जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन मतलब देश के लिए जो आंदोलन हो रहे थे, उसी टाइम आईएनसी ने ये बात बोली थी कि हमें राज्यों का जो पुनर्गठन, जो हमें राज्य बनाने हैं, उनको हम कैसे करेंगे, भाषा, भाषा मतलब जो वहाँ पर भाषा बोली जाती है उसके आधार पर राज्य बना देंगे। उस टाइम बोली गई थी ये बात, पहले, अभी नहीं, बहुत पहले की बात हो रही है यहाँ पे। आगे, स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद इस विचार को बंद कर दिया गया। जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया तो इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई तुरंत, तो क्योंकि विभाजन की यादें अभी ताज़ा थी और राजशाही का भाग्य निर्धारित नहीं हुआ था। आंध्र प्रदेश का एक गठन संवैधानिक संशोधन के आधार पर हुआ था। एक जगह थी भाई जिसका नाम आंध्र प्रदेश है, जो आज भी है, इसको ही बनाया गया था। वो भी क्यों बनाया गया था, एक संवैधानिक संशोधन करा गया था। आगे देखना ध्यान से, आगे समझेंगे। लंबे आंदोलन के बाद दिसंबर 1952 में भाषा के आधार पर संविधान संशोधन किया गया। कब करा गया था, 1952 में करा गया था। भाई आपसे पूछ सकता है कि भाई संविधान के अंदर बताइए संशोधन यानी अमेंडमेंट कब करा गया, तो 1952 में करा गया था। आगे बात करते हैं, इस राज्य के गठन से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को बढ़ावा मिला। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ गया है कि भाई देखो, एक मैंने वर्ड बोला आपको अभी अभी, वो वर्ड ये था राज्य पुनर्गठन आयोग। कहा जाए तो बेटा, राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो यहाँ पे बोला जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 1953 में बना था। इसको ये काम दिया गया, देखो जो भारत है, क्या जो भारत है यहाँ पर राज्यों को पुनर्गठित करिए, इस कमीशन को ये काम गया था कि भाई आप राज्यों को क्या करो, पुनर्गठन दो, करो। आगे देखते हैं, आयोग ने कहा कि राज्यों की सीमाओं में निम्नलिखित बातों को प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ पे आयोग बता रहा है कि कौन कौन सी भाषा है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, विभिन्न भाषाओं की सीमाएं, क्या विभिन्न भाषाओं का मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि अलग अलग भाषाओं की सीमाएं अलग अलग रखा गया है। भारत कंट्री एक ऐसी है जहाँ पर आपको पता होना चाहिए, कुछ दूरी बाद ही रहने का तरीका, खान पान का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका चेंज हो जाता है। तो इसको एसआरसी बोलते हैं, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन। एसआरसी कमीशन ने यानी राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट दी और उसमें यही बात बोली कि विभिन्न भाषाओं की सीमा को अलग अलग रखा गया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर जब इसने रिपोर्ट दी, कब दी थी, 1956 में दी। फिर क्या होता है इसके बाद, इसने बोला कि भाई देखो, हमने जो स्टेट्स को डिवाइड करा है, किस प्रकार डिवाइड करा है, तो इसने बोला लैंग्वेज बेस्ड, यानी जहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाएगी उसके हिसाब से वहाँ पर वो स्टेट बन जाएगा। जैसे समझाता हूँ, 14 राज्य 6 यूटी का गठन हुआ। इसने बोला जैसे राजस्थान है एक स्टेट सपोज करो, तो भाई राजस्थान के अंदर वही लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती थी, राजस्थानी, तो उस स्टेट का नाम राजस्थान रख दिया। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए गुजराती, गुजराती एक लैंग्वेज होती है। अब गुजराती कहाँ बोली जाती थी, गुजरात की साइड, तो बोला जहाँ पे गुजराती लोग रहते हैं उस स्टेट का नाम गुजरात रख दो। कहने का मतलब है जहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जा रही है मिलता जुलता उसी स्टेट का नाम रख दिया गया। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक मैप शो हो रहा है, इस मैप के अंदर ही आप ये चीज़ नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन जो लैंग्वेज जैसे उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, तो वहाँ पे उस स्टेट का नाम उड़ीसा रख दिया गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जहाँ पर जो लैंग्वेज फेमस थी उसी लैंग्वेज के आधार पर वो स्टेट बन गया। इसमें थोड़े सा पॉइंट है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या होता है, तो मैं आपको बता देता थोड़ा था। मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग करी थी, वो पर्सन का नाम है ये मोहम्मद अली जिन्ना। मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा। इनने ही सबसे पहले बताया था कि हमें एक अलग राज्य देना चाहिए, एक अलग कंट्री चाहिए पाकिस्तान जैसे। इन्हीं के बदौलत अलग हुआ है, अन्यथा और कोई कारण नहीं था। आगे यहाँ पर और भी पॉइंट है, आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट आ गया, एसआरसी कब बना था, तो 1953 में बना था। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। देन कोई डाउट मेरे हिसाब से आपको है नहीं शायद अब।
ये पूरा चैप्टर है। इसमें जो आता है मेन क्वेश्चंस तो याद रखिए, यहाँ पर ये पूछा जाता है जो हैदराबाद है वो कैसे इन्वॉल्व हुआ, जो जम्मू कश्मीर है वो कैसे इन्वॉल्व हुआ, इन सब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें से पूछा जाता है। कहने का मतलब ये ओवरऑल है तो सारा इम्पोर्टेंट, लेकिन ये पार्ट ज़्यादा है। बाकी आपको पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। ये राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती हमारे चैप्टर में बताया गया, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।